नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पथ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग संविधान की क्लासेस जो है वो प्रारंभ कर चुके हैं और उसी क्रम में आज हमारी ये दूसरी क्लास है। इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश क्राउन है उसके द्वारा पारित किए गए अधिनियम जो थे उनको आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण अधिनियम लाए गए थे तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग ज़रूर देख लें। और आज हम लोग ब्रिटिश क्राउन द्वारा पारित अधिनियम पे चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो ज़रूर जुड़ जाइएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए हम लोग अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला इसका अधिनियम हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान है, उनको हम समझते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें यह था कि इस शासन के पहले जो ये भारत शासन अधिनियम 1858 आया है, तो इसके पहले क्या हुआ, एक विद्रोह हो जाता है। कौन सा विद्रोह हो जाता है? 1857 का विद्रोह हो जाता है। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश क्राउन होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अधीन कर लेता है। ठीक है। अर्थात जो शासन की बागडोर होती है वो किसके हाथों में आ जाती है? वो आ जाती है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ठीक है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इसके प्रावधान हैं इस अधिनियम के द्वारा जो करे गए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इसका प्रावधान ये हम देखेंगे कि इसके द्वारा जो है ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया गया था, कंपनी का जो शासन था वो अपने हाथों में ले लिया। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण इसका प्रावधान ये है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आपको पता होगा मैंने आपको पढ़ाया है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये दोनों क्या कर रहे थे, इसी के माध्यम से शासन हो रहा था। ठीक है। तो इस एक्ट के माध्यम से क्या कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। और समाप्त करने के बाद जो इसके अधिकार थे, ठीक है, वो किसको दिए गए? वो भारत सचिव को दे दिए गए। किसको? भारत सचिव को दे दिए गए। इसके साथ ही क्या था कि भारत सचिव के लिए क्या था, एक परामर्श कह सकते हैं परिषद थी जो उसको सलाह के लिए नियुक्त की गई थी। तो ये भारत सचिव के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया गया था। इसका कार्य ये होता था कि भारत सचिव को विभिन्न प्रकार के मुद्दों पे सलाह देना। ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है कि 1858 का जो अधिनियम था, इसी के माध्यम से जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसको क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। क्या? वायसराय कहकर इसको पुकारा जाने लगा। ध्यान रखें कि जो भारत का प्रथम वायसराय जो हुआ है वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद क्या है, अगला पॉइंट ये है कि भारतीय वायसराय जो था वो भारत सचिव की आज्ञानुसार कार्य करने के लिए उसको बाध्य किया गया। अर्थात जब वायसराय था उसकी शक्तियां जो थी वो धीरे धीरे कम कर दी गई। ठीक है। कि अगर वो कार्य करेगा वो किसकी आज्ञा के अनुसार करेगा? भारत सचिव की आज्ञानुसार करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत परिषद का जो अध्यक्ष था वो कौन होता था? तो भारत जो परिषद थी उसका अध्यक्ष होता था भारत सचिव। ठीक, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी के लिए ये है कि अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय जो सेवाएं थी, क्या थी? अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं थी। तो इन दोनों से रिलेटेड जो टॉपिक होते थे या जो सब्जेक्ट होते थे तो उनके लिए क्या करना होता था कि जो भारत सचिव होता था भारत परिषद की राय या सलाह मानने के लिए बाध्य होता था। अगर कोई भी अगर ऐसा मुद्दा आता है कि वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है या फिर अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड है तो उस केस में क्या होगा कि जो भारत सचिव को सलाह दी जाएगी भारत परिषद के द्वारा तो उसको भारत सचिव को मानना पड़ेगा। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला अधिनियम आपके लिए आ जाता है कि भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके बारे में हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं कौन कौन चीजें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला इसका प्रावधान देख लेते हैं। पहला प्रावधान क्या है कि इसके द्वारा पहली बार, ध्यान रखिएगा, समझने की प्रयास कीजिएगा, इसी एक्ट के द्वारा पहली बार विभागीय प्रणाली, कैसी? विभागीय प्रणाली या कह सकते हैं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार क्या हुआ कि विभागीय प्रणाली और साथ में मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। ठीक है।
दूसरा पॉइंट क्या है कि पहली बार लोक प्रतिनिधित्व के तत्व का चुटकी भर समावेश यहाँ पे किया गया था, अर्थात कि लोक प्रतिनिधित्व का यहाँ पे समावेश किया गया था, लेकिन उस व्यापक स्तर पे समावेश यहाँ पे नहीं किया गया था। लेकिन हाँ, कह सकते हैं अंशतः या कह सकते हैं थोड़ा सा लोक प्रतिनिधित्व का जो भाग यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगला प्रावधान देखते हैं। अगला है कि पहली बार विधायी विकेंद्रीकरण, किसकी? विधायी विकेंद्रीकरण की भी नींव क्या थी? इसी एक्ट के माध्यम से रखी गई थी। अगला पढ़ते हैं। फिर है कि वायसराय की परिषद में कितना? 5वें सदस्य का प्रावधान कर दिया गया। अभी तक क्या होता था कि जो वायसराय की परिषद होती थी, तो उसमें कुल मिला के कितने सदस्य होते थे? 4 सदस्य होते थे। ठीक है? लेकिन 1861 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि इसमें एक और सदस्य को जोड़ दिया गया, और ये सदस्य कौन होता था? वो होता था विधिवेत्ता, अर्थात विधि से रिलेटेड जो था उसको नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वायसराय को विशेष परिस्थितियों में क्या होता था? अध्यादेश। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिए, ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो वायसराय को क्या मिल गया कि वो विभिन्न प्रकार की कुछ ऐसी परिस्थितियां, सभी परिस्थितियों नहीं, लेकिन हाँ कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती थी जिनमें क्या कर सकता था? वायसराय जो था अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक, तो ये ऐसा 1861 के एक्ट के माध्यम से किया गया। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए भारत शासन अधिनियम 1861 के बारे में, इन सभी को आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। चलिए आगे पॉइंट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892। यहाँ से भी क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं इसके पॉइंट क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। पहला पॉइंट क्या है कि निर्वाचन पद्धति। ठीक है, निर्वाचन पद्धति, इसका जो आरंभ है ये पहली बार यहीं इसी एक्ट के माध्यम से किया गया, परंतु ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। निर्वाचन पद्धति का तो आरंभ कर दिया गया, ठीक है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग यहाँ पे देखने को नहीं मिला कि निर्वाचन जैसे लिख के हम बात करें, ठीक है, और एक मतलब हम कुछ कार्य ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हमने निर्वाचन प्रक्रिया शुरू कर दी, लेकिन हमको ये नहीं पता कि निर्वाचन शब्द है, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि निर्वाचन पद्धति का तो आरंभ कर दिया गया, लेकिन निर्वाचन शब्द का प्रयोग यहाँ पे देखने को नहीं मिला। अगला पॉइंट है गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर विचार विमर्श करने तथा सार्वजनिक हित एवं सरकारी नीतियों के मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। अब क्या था कि गैर सरकारी सदस्य मतलब जो सरकारी नहीं है, मतलब जो कह सकते हैं गैर सरकारी हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के भारतीय हो गए या मतलब और भी चीज़ें हैं जो गैर सरकारी हैं, तो वे सदस्यों को क्या था कि वो बजट पे प्रश्न पूछ सकते थे। ठीक, एक क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछता है कि ऐसा कौन सा अधिनियम है जिसके माध्यम से भारतीयों को बजट पे चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ऐसा कौन सा अधिनियम है? ये 1892 अधिनियम है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गैर सरकारी सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, मतलब वो लोग बजट पे चर्चा कर सकते थे, साथ में अगर कोई सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है या कोई सरकारी नीतियों वाला मामला है तो उस पे प्रश्न कर सकते थे, लेकिन जो गैर सरकारी सदस्य होते थे उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका भारत परिषद अधिनियम 1919, यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस सुधार से नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से इसको जाना जाता है। अब ये जो अधिनियम आया ये किसकी रिपोर्ट पे आया, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये अधिनियम जो आया था तो सर अरुंडेल समिति की जो रिपोर्ट थी उसी आधार पे भारत परिषद अधिनियम 1919 जो है वो लाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसके आते हैं प्रावधान। इसके महत्वपूर्ण प्रावधान जो है कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रावधान साथियों क्या है? तो पहला प्रावधान ये है कि पहली बार चुनाव का प्रावधान करने के साथ ही क्या किया गया? पृथक निर्वाचन मंडल
बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पृथक निर्वाचन मंडल का जो प्रावधान किया गया था, वो सर्वप्रथम भारत परिषद अधिनियम 1919 के आधार पे किया गया था। इसको मार्ले-मुंटो सुधार भी कहते हैं। ठीक? ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पृथक निर्वाचन मंडल क्या था? इसमें क्या था कि मुस्लिमों के लिए इसको अलग से लाया गया था। कैसा? पृथक निर्वाचन मंडल जो था, वो किसके लिए लाया गया था? मुस्लिमों के लिए अलग से लाया गया था, क्योंकि मुस्लिमों की ऐसी मांग थी पृथक निर्वाचन मंडल के लिए। ठीक है? तो इसमें क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि पृथक निर्वाचन मंडल का प्रारंभ जो है वो कहाँ से होता है? तो आपको 1919 का अधिनियम ध्यान रखना है। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मुस्लिमों के लिए ही ये जो है अधिनियम लाया गया था पृथक निर्वाचन मंडल का। ठीक है? अगला पॉइंट है, विधानसभा में सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर चर्चा करने की शक्तियाँ प्रदान कर दी गईं। अब देखिए पिछले वाले जो हमने अभी 1892 वाला में बात की, तो उसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब क्या था कि विधानसभा में सदस्यों को क्या था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला और साथ में क्या था कि बजट पे चर्चा करने की भी शक्तियाँ प्राप्त हो गई। ठीक? अगला पॉइंट है, वायसराय की परिषद एवं भारत सचिव की भारत परिषद में क्या था, भारतीयों को भी स्थान मिल गया। अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन क्या हुआ, इस एक्ट के माध्यम से जो वायसराय की परिषद होती थी, ठीक है, और भारत सचिव की जो परिषद होती थी, अभी हमने आपसे बात की ना कि वायसराय की एक अलग परिषद थी और भारत सचिव की 15 सदस्यीय परिषद अलग थी। तो इनकी परिषदों में क्या हुआ, कुछ भारतीयों को भी स्थान प्रदान किया गया। अब हम देखते हैं कि ये कौन-कौन भारतीय ऐसे थे। चलिए, वायसराय की परिषद में किनको जगह मिली थी? तो वो थे सत्येंद्र नाथ सिन्हा। नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायसराय की परिषद में स्थान मिला सत्येंद्र नाथ सिन्हा को एवं भारत पर सचिव की जो परिषद थी, उसमें 2 भारतीयों को जगह मिली थी। वो 2 भारतीय कौन थे? तो एक थे आपके केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। दोनों नाम ध्यान रखना है, केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी 2 ऐसे भारतीय थे जिनको भारत सचिव की परिषद में स्थान प्रदान किया गया था। ठीक? दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आपको ध्यान रख के है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे पृथक निर्वाचन मंडल की जो है वो शुरुआत की गई थी। ठीक है? तो इसीलिए इसमें क्या कहा गया कि इसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी इसको कहा गया। क्या कहा गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, क्योंकि इसमें धर्म के आधार पे पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। ठीक? इसीलिए इसको इसको ये कहा गया। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ कथन है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप देख लीजिए। पहला है कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक? ये किसने कहा है? ये महात्मा गांधी के द्वारा कथन कहा गया था। दूसरा एक और कथन है, इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला। ये कहा था के.एम. मुंशी ने। ठीक? ये दोनों जो कथन हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब अधिनियम आपका आ गया भारत परिषद अधिनियम 1919। इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक? ये आपको ध्यान रखना है। आगे पहला पॉइंट देखें क्या इसमें था। तो इसमें कहा गया कि पहली बार केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। क्या किया गया? केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों को विभाजित किया गया। ठीक है? और इसी कारण कहा गया कि जो प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन की स्थापना की गई। क्या की गई? प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन की जो स्थापना की गई है 1919 के अधिनियम के माध्यम से की गई है। ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया। प्रांतीय जो विषय थे, ठीक, तो उनको क्या किया गया? 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो पहला जो इसका विषय था, तो वो था संरक्षित या आरक्षित। संरक्षित या आरक्षित। दूसरा जो विषय था, वो था हस्तांतरित। ठीक? क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन-सा एक्ट था जिसके माध्यम से प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था? ठीक? ये आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? तो वो था 1919 का चेम्सफोर्ड जो है सुधार या 1919 का अधिनियम। ठीक है? अगला है कि पृथक प्रतिनिधित्व में सिख को शामिल कर लिया गया। हमने आपको बताया कि 1919 में मुस्लिम के लिए क्या किया गया था? पृथक निर्वाचन की बात की गई थी।
लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, इसको जो थोड़ा इसकी रेंज और बढ़ा दी गई। इसमें क्या किया गया, सिख लोगों के लिए भी क्या कर दिया गया, पृथक निर्वाचन को लेके बात की गई। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोनों अधिनियम में 1919 और 1919 सॉरी 1919 और 1909 दोनों अधिनियम में क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 1909 में किया गया क्या, कि सिर्फ मुस्लिमों के लिए की गई थी बात, और 1919 में सिख लोगों के लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला पॉइंट है, इंग्लैंड में एक भारतीय उच्चायुक्त, किसकी, इंग्लैंड में एक भारतीय उच्चायुक्त नामक पदाधिकारी को भी नियुक्त किया गया था। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। जो आगे देख लेते हैं, फिर है कि गवर्नर जनरल को कुछ विशेष शक्तियां दी गई थी इस अधिनियम के माध्यम से, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्या है कि कुछ विषय बिना उसकी अनुमति के पुनः स्थापित नहीं किया सकते थे। अर्थात कुछ ऐसे विषय होते थे जिनके लिए जो गवर्नर जनरल या वायसराय था, ठीक है, तो उसकी अनुमति जो तो अनिवार्य थी। ठीक, उनकी अनुमति के बिना उनको पुनः स्थापित नहीं किया सकता था। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वीटो शक्ति, कौन सी, वीटो शक्ति जो है इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तीसरा है, विधानमंडल द्वारा नामंजूर विधेयक को वह पारित कर सकता था। अगर कोई विधेयक है, ठीक, वो अगर विधानमंडल में नामंजूर कर दिया गया, अर्थात पारित नहीं हुआ, तो उसके पास ऐसी शक्ति थी गवर्नर जनरल के पास कि वह उसे पारित कर सकता था। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए 1919 के अधिनियम के। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके अंतर्गत क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। ये लास्ट हमारा अधिनियम है। चलिए, सबसे पहली बात, लंबे प्रलेख वाला अधिनियम। ये अधिनियम जो था ये काफ़ी ज़्यादा विस्तृत था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो वर्तमान संविधान हमारा है, उस पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो इस अधिनियम का है, 1935 के अधिनियम का है। ठीक, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 1935 के अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में अपनाई गई हैं। इसके अंदर क्या-क्या था, तो इसमें थी 321 धाराएँ। ठीक, 321 धाराएँ थीं और इसको 14 भाग में विभाजित किया गया था। 10 परिशिष्ट इसमें थे और इनमें 10 अनुसूची शामिल की गई थी। ठीक, ये तो एक फैक्ट वाली बात हो गई कि इसमें क्या-क्या था। अगला पॉइंट है कि प्रस्तावना रहित अधिनियम था। ये जो अधिनियम था वो क्या था, प्रस्तावना रहित था, अर्थात इसमें प्रस्तावना नहीं थी। और इसमें क्या किया गया कि जो 1919 अधिनियम की प्रस्तावना थी, ठीक है, उसी को इसमें जोड़ दिया गया था। अर्थात इसके लिए कोई अलग से प्रस्तावना का निर्माण नहीं किया गया था। ठीक, अगला है, प्रांतों में द्वैत शासन जो था इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। अभी तक क्या था, 1919 एक्ट में क्या पढ़ा आपने कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। लेकिन 1935 का जो अधिनियम आया है, तो इसके माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पे क्या किया गया कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कर दी जाती है। क्वेश्चन यहीं से ऐसे ही पूछेगा कि किस एक्ट के माध्यम से केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई, या आपसे पूछ सकता है कि किस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपसे। क्या पूछेगा, आप ऐसा कौन सा अधिनियम था जो प्रस्तावना रहित था। ठीक है, या पूछ सकता है सबसे विस्तृत प्रलेख वाला अधिनियम कौन सा है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि द्विसदनी विधायिका। क्या है, द्विसदनी विधायिका। अब क्या होगा, इस एक्ट के माध्यम से ये कहा गया जो विधायिका होगी उसमें कितने सदन होंगे, 2 सदन होंगे। ठीक है, इसकी बात यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में संघीय शासन की स्थापना यहीं से की गई है। क्या की गई है, संघीय शासन की जो स्थापना है भारत में वो यहीं से शुरू की गई है। अगला देख लेते हैं, विषयों का जो बंटवारा था, विषयों का जो बंटवारा था वो इस अधिनियम के माध्यम से किया गया था। तो इस अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, जो ये विषय थे तो उनको 3 सूचियों में बांट दिया गया। कितनी सूचियों में, 3 सूचियों में भेद किया गया। पहली थी संघ सूची,
दूसरी थी राज्य सूची और तीसरी थी समवर्ती सूची। तो इन 3 सूचियों में अलग-अलग जो है उनका बँटवारा कर दिया गया और इसमें अलग-अलग विषयों को रखा गया। पहली थी संघ सूची, तो इनमें विषय कितने थे? तो इसमें 59 विषय थे। कितने विषय थे? 59 विषय थे। ऐसा ही राज्य सूची जो थी, उसपे 54 विषय थे, समवर्ती सूची जो थी उसमें 36 विषय थे। संघ सूची पे कौन कानून बना सकता था? संघ बना सकता था। राज्य सूची पे कौन कानून बनाएगा? तो राज्य बना सकता है। और समवर्ती सूची, इसके लिए कानून जो है वो संघ और राज्य दोनों मिलके कानून निर्माण करते हैं। ठीक, ये तो एक बात हो गई सामान्य सी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा मतलब जो जो विषय थे उनका जब बँटवारा हो जाता है 3 सूचियों में, तो इसके अलावा कुछ ऐसे विषय थे जिनको इन तीनों सूचियों में नहीं रखा गया। ठीक, ये डिसाइड नहीं हो पाया कि इनको किस सूची में रखा जाए। तो उनको कहा गया अवशिष्ट अधिकार या अवशिष्ट विषय। तो अवशिष्ट अधिकार किसको दे दिए गए? वो दे दिए गए गवर्नर जनरल को। आपको लग रहा होगा, अभी आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, तो यही गवर्नर जनरल आगे चल के क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। ठीक है? तो अवशिष्ट अधिकार किसको दे दिए गए? गवर्नर जनरल को दे दिए गए। इसके अलावा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात इस अधिनियम के माध्यम से की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से बात की गई थी? 1935 के अधिनियम के माध्यम से बात की गई थी। एवं क्या किया गया था? इसके अलावा दिल्ली में, कहाँ पे? दिल्ली में एक केंद्रीय न्यायालय की भी स्थापना का उपबंध किया गया था। अर्थात इस अधिनियम के माध्यम से दिल्ली में एक केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक? तो ये तो सब महत्वपूर्ण बातें हो गई और यहीं से हमारा 1935 का जो है वो एक्ट खत्म होता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बची है, पढ़ लीजिए वो। हाँ, इसमें क्या किया गया था? इस अधिनियम के माध्यम से बर्मा को, ठीक है? बर्मा, इसको म्यांमार बोलते हैं। तो बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ठीक है? भारत से अलग कर दिया गया था इसी अधिनियम के माध्यम से। इसके साथ ही क्या था? ये किया कब गया था? तो बर्मा को भारत से 1937 में अलग किया गया था। ठीक? ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट छूट गया था, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। इस प्रकार से हमारे जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो समाप्त हो जाते हैं और इसके बाद हम लोग आ जाएँगे किस पे? संविधान निर्माण पे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? संविधान निर्माण। ठीक? संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, ठीक है? जानेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है? तो इन सब के बाद इसकी हम बातें करेंगे आगे, ठीक? फिलहाल जो अधिनियम आपके महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए, वो सारे हमने आपको पढ़ा दिए हैं और मोस्टली यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने आप सभी के सामने रख दिए हैं और आप लोग अपने नोट्स ज़रूर बना के चलें, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, आप लोग रिवीज़न करने में आसानी हो, ठीक है? और नेक्स्ट हम लोग वीडियो में फिर से आने वाले टॉपिक से बात करेंगे और आज के लिए हम इतना ही रखना चाहेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने पाए और ध्यान रखिएगा इसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट देने की कोशिश की है जिससे कि आपकी तैयारी कम समय में कराई जा सके क्योंकि जीएस का पोर्शन आपको पता है कि बहुत विशाल है कि अगर हम बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे ना तो कम से कम 1 साल लग जाएगा पढ़ने में। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो आपको कम समय में दे दी जाएँ। जहाँ पे एक्सप्लेन करने की बात आती है, तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। लेकिन हाँ, जो फैक्ट है, ठीक आपको जानना चाहिए और वैसे ही आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो वहाँ पे ज़्यादा हमको डिटेल में बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ठीक है? तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो अगर, तो आप लोग क्या कर सकते हैं चैनल हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, आप इस चैनल को या इस सकते हैं वीडियो को अपने जानने वालों या फिर आप लोग सोशल मीडिया पे आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और भी ज़रूरतमंद जो साथी हैं, उन तक हमारा जो एक कंटेंट है वो पहुँच सके और उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है? तो फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात होगी और आज के लिए साथियों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे, इसी जगह पे फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।